अभी तक के लेक्चर में आप 3 चैप्टर को क्रैश कोर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, ठोस अवस्था, विलयन और वैद्युत रसायन। आज के क्लास में हम आप लोग डिस्कस करेंगे चौथा चैप्टर, जिसका नाम क्या है, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर 5 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से एक अच्छा चैप्टर है। अन्य चैप्टर की तुलना में आपको इसमें कम पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप इससे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला के साथ इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। आप सब इस फार्मूला को जानते हैं, तो हमारे साथ साथ इस फार्मूला को आप भी रिपीट करते चलिए, दोहराते चलिए। चूँकि ये चैप्टर लॉग बेस है तो लॉग के टर्म्स काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत हम आप लोग कहाँ से करते हैं, लॉग से। लॉग x इंटू वाई, लॉग x इंटू वाई बराबर आप क्या लिखते हैं, log x प्लस log y, ऐसा लिखते हैं। इसका काम होगा सर इस चैप्टर में log x बटा y, फिर क्या लिखेंगे आप, log x माइनस log y, ये फंक्शन वर्क करेगा। log x पर पावर y बराबर y log x, आप ऐसा लिखने वाले हैं। एक टर्म्स और समझिए, ई बेस लॉग ई टू दी पावर x, इसका वैल्यू क्या होगा, x, यानी बेस और टर्म समान हो तो पावर जो होता है वही कैलकुलेशन का आंसर कहलाता है, किसका, लॉगरिथम का। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है। अब सिचुएशंस ये भी समझिए, कहीं पर लिखा हुआ है कि ई बेस लॉग x बराबर y, तो इस सिचुएशंस में x का वैल्यू क्या होगा, ई टू दी पावर y, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर y, या उसी को आप लिखते x बराबर एंटी लॉग y। अब एंटी लॉग के लिए टर्म बेस ई बनाते, क्यों, क्योंकि इस तरफ लॉग का बेस क्या है, ई है। इस बात का पूरा आपको ख्याल रखना है। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। इसी में अगर लिखा हुआ आ जाए लॉग, या ऐसे पढ़िए 10 बेस लॉग x इज इक्वल टू वाई, तो इसको आप x के लिए क्या लिखिएगा, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y या एंटी लॉग y, यही लिखने वाले हैं ना। एक ये फॉर्मूला काम होगा। अच्छा, ये भी काम आएगा कि ln x, ये क्या है सर, इस पर हम चर्चा करेंगे। ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। एक्चुअल में ना लॉग दो तरह के हैं। लॉग कितने टाइप के हैं, दो तरह के हैं। लॉग दो बेस में अवेलेबल है, एक बेस है e और एक बेस है 10। इसको आप कहते हैं नेचुरल लॉग। कैसा लॉग कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं। और इसको आप क्या कहते हैं, साइंथेटिक लॉग ना। तो अब नेचुरल लॉग और साइंथेटिक लॉग में क्या डिफरेंट है भाई, इस टाइम पर लॉग का बेस क्या है, ई है। इसको हम ई बेस वाले को सीधे तौर पर लिखते हैं ln x, और यहाँ पर साइंथेटिक वाले में बेस हटाकर सीधा इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग लिखते हैं। यही फर्क है दोनों में, और कुछ भी फर्क नहीं है। अब नेचुरल लॉग साइंथेटिक लॉग से डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है भाई, तो नेचुरल लॉग जो है वो साइंथेटिक लॉग का 2.303 टर्म्स मल्टीप्लाई है ना, उतना ज़्यादा गुना के रूप में अवेलेबल है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावे आपको लॉग 1 का मान पता होना चाहिए। कुछ एक मान याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, लॉग 1 का मान 0, हालांकि इसके फुल प्रोसेस होते हैं। आपने होल कोर्स में इसे पढ़ा भी, फिर दोबारा मैं कभी यूट्यूब पर होल कोर्स पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा। चलिए अब देखते हैं लॉग 2 0.3010। अच्छा, प्रथम 2 अंक आप अगर आपका वैलिड है तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। प्रथम 2 अंक भी आप सही से ध्यान में रखिए। लॉग 3 का वैल्यू 0.4771 याद है। लॉग 4 का वैल्यू, लॉग 4 का वैल्यू 0.6020 होता है, 20 भी हम मान सकते हैं। लॉग 5 का वैल्यू सर, लॉग 5 का वैल्यू, लॉग 5 का वैल्यू 0.6991। लॉग 6 का वैल्यू नहीं याद आ रहा है, कोई नहीं। देखो लॉग 6 का वैल्यू अगर याद नहीं आ रहा तो इसको फॉर्मूला पर कर लो, लॉग 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। अरे भाई log 2 का वैल्यू कितना, 0.3020। log 3 का वैल्यू कितना, 0.4771। ऐड कर लो 1977, आ गया ना। बस सिंपल है सर। log 7 का वैल्यू, log 7 का वैल्यू 0.84। इसके बाद समथिंग 2 अंक तक आप रखिए। log 8 का वैल्यू
0.9030, log 9 का वैल्यू 0.95, 2 अंक बस ध्यान में रखिए। log 10 का वैल्यू 1, हो गया खत्म, 1 फिक्स वैल्यू है ये 1। अब देखिए अगर log कहीं पर 100 आ जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, log 10 to the power 2, इसका वैल्यू क्या होगा 2, यानी log 10 पर पावर x इज इक्वल टू क्या, x। इतना फॉर्मूला मैथमेटिकल का लॉग का ध्यान में रखना होगा। अगर इन फॉर्मूला को आप ध्यान में रख पाते हैं तो फिर ये चैप्टर आपके लिए आसान होगा। कहीं अगर बाय द वे इस पर नॉमरिकल्स पूछ लिया जाए तो आप बना सकते, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। तो जल्दी से एक बार इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ठीक है, अब चलिए हम आप लोग आगे शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन आंसर पर सीधा आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पहले आप पढ़ते हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं लास्ट में। तो शुरुआत हम आप लोग कहाँ से कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से। लिख लीजिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ना। कुछ एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको सेट मिल चुका है, सेट में 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखे गए हैं, मतलब 3 प्रश्न हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया से प्रश्न किसी न किसी रूप में प्रत्येक साल पूछा जाता है, किसी न किसी रूप में, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछ ले, सब्जेक्टिव पूछ ले, या सीधा 5 नंबर वाला पूछ ले। केवल इस क्वेश्चन को बोर्ड ने पिछले 10 वर्षों में 4 से 5 बार पूछा है। इस क्वेश्चन की गारंटी ये समझिए, 1 साल पूछा है, 1 साल नहीं पूछा है, 2023 में नहीं पूछा है, तो गारंटी आप समझ लीजिए इस बात की। तो क्वेश्चन की संभावना जबरदस्त है इस क्वेश्चन के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके वेग स्थिरांक, अच्छी बात है। ऐसा भी हुआ है, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा आया है बोर्ड के अंदर कि वो क्या कहते हैं, सेंटअप एग्जाम में भी पूछा है, फाइनल एग्जाम में भी पूछा है, कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसके वेग स्थिरांक, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। आज इसके आंसर को हम लोग कुछ अलग तरीका से सीखेंगे। आपको पहले से बहुत अच्छा से आता है, लेकिन आज कुछ अलग तरीका से सीखिएगा आप इसके आंसर को। कुछ नए नए तथ्य को ऐड करेंगे ताकि आंसर जो है वो दुनिया के आंसर से बिल्कुल भिन्न और बेहतर नजर आए। कुछ ना कुछ तथ्य ऐड करेंगे आज। सो लिखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के घात 1 पर निर्भर करता है, घात 1 पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इस बात को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर कुछ नया तथ्य आपके लिए डाल रहे हैं। R समानुपाती C⁴, इस बार घात हम कितना कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, ये यहाँ पर आप शामिल कर दीजिए। और इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं R बराबर K × C⁴, मतलब पावर 1 है तो नहीं भी लिखेंगे फिर भी 1 है, 1 को लिखना जरूरी थोड़ी है। अब एग्जाम्पल डाल दीजिए यहाँ पर, जिसे सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं H2O2। यह PT मेटल के प्रेजेंट में डिकम्पोज हो जाता है H2O + O2 में। मन है तो इक्वेशन बैलेंस कर लीजिए। अगर इक्वेशन बैलेंस करना चाहें तो इसके आगे 2, इसके आगे 2 लगा दीजिए, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं SO2Cl2। ये डिकम्पोज होता है SO2 + Cl2 में। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं
ऐसा नहीं कि केवल डीकम्पोजिशन वाला ही एग्जाम्पल आ जाए। जैसे एक और डीकम्पोजिंग एग्जाम्पल ले लेते हैं, DN2O5, इसको जब डीकम्पोज करते हैं तो ये टूटता है NO2 + O2 में। इस बार इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं और इसके आगे 4 लगा देते हैं। एक चौथा एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3COO C2H5 और इसे रिएक्ट कराते हैं जल से। जैसे जल से रिएक्ट कराया जाता है तो ये बनाता है CH3COOH + C2H5OH। ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ तक का आंसर आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इसी में क्वेश्चन है, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ फिर से हम स्टार लगाएंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। भाई क्या लिखना स्टार्ट करेंगे? वेग स्थिरांक का व्यंजक, और प्रॉपर रूप से लिखेंगे, कंप्लीट रूप से इसे हम लोग लिख डालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ तक का सिचुएशन नोट कर लीजिए तो तेजी से। अब सर चलिए वेग स्थिरांक का व्यंजक की ओर। वेग स्थिरांक के व्यंजक की ओर जाने से पहले हमें कुछ बात ध्यान में रखना होगा। मान लेते हैं ए एक अभिकारक है। ए क्या है? एक अभिकारक है जो अभिक्रिया के पश्चात बी नाम का क्या बनाता है? उत्पाद बनाता। ऐसा हो रहा है, हमने मान लिया। अब एक्चुअल में क्या क्या होता है तो समझा जाए। प्रारंभ किसको कहते हैं सर? जब टाइम क्या हो? 0 हो, t = 0। तो प्रारंभ में सब कुछ अभिकारक था, टोटल अमाउंट अभिकारक था ना। जब आज आप क्लास आए, आपके कॉपी में कुछ लिखा हुआ था पेज में, जो पेज में आप लिखना चाह रहे थे, खाली ब्लैंक पेज आपने सेलेक्ट किया, उस पेज पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, तो 100% हिस्सा उसका खाली था। लिखा हुआ हिस्सा कितना हो गया? 0% ना। तो अभी उत्पाद बना नहीं है, उत्पाद 0 है। t समय के बाद या t समय के पश्चात आप जब अभी तक लिख चुके हैं, अब आपके उस पेज में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। तो कितना हिस्सा लिखा हुआ है? मान लेते हैं x हिस्सा लिखा हुआ है। कितना हिस्सा लिखा हुआ है? x हिस्सा, यानी x मात्रा में अभिकारक अब उत्पाद में तब्दील हो चुका है। तो कितना अभिकारक अभी भी उत्पाद बनने में बाकी है? a - x, ये मात्रा अभी भी बाकी है। किसमें परिवर्तित होने में? उत्पाद में परिवर्तित होने में। तो चलिए यहाँ तक का टर्म अगर आप समझ चुके हैं तो आसानी से अब हम काम कर सकते हैं कि चूंकि R समानुपाती C⁴n, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। इसलिए अब वेग होता क्या है? परिवर्तित सांद्रता बटा परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तित सांद्रता क्या है? x है ना, 0 से x हो गया। तो dx, d मतलब डेल परिवर्तन, dx बटा क्या? dt, x में t के सापेक्ष परिवर्तन हुआ है। और समानुपाती सिंबल से हटाकर एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? k। k को क्या कहेंगे? वेग स्थिरांक। k को क्या कहेंगे? वेग स्थिरांक। लो मिल गया। इसी को हम लोग ढूंढ रहे थे ना, इसी का व्यंजक निकालना है, k का सूत्र निकाल देना। इंटू a - x, बचा हुआ सांद्रता या परिवर्तित सांद्रता a - x, c का वैल्यू हो गया। और टू दी पावर क्या कर देते हैं? 1 करते हैं। क्यों 1 करते हैं? क्योंकि कैसा अभिक्रिया है? देखो आप शुरू से 1 रख रहे हैं ना। अगर शून्य कोटि अभिक्रिया रहता तो क्या रखते? द्वितीय कोटि रहने पर, तृतीय कोटि रहने पर 3, ठीक है। इसलिए dx बटा dt बराबर k × a - x। क्या यहां तक की बातें समझ में आ रही है? तो चलो सर तेजी से लिख डालो।
हो गया। dx बटा dt बराबर k इंटू ए माइनस एक्स, ये एक अवकल समीकरण होता है। कौन सा समीकरण होता है? हाँ, मैथमेटिक्स में आपने इसको पढ़ा है। अब इस अवकल समीकरण को सॉल्व करना। अवकल समीकरण को सॉल्व करते समय सभी समान राशि को एक तरफ और सभी असमान राशि को एक तरफ ले जाते हैं, और कभी भी परिवर्तन वाले वैल्यू को हर में नहीं रखते हैं। परिवर्तन वाले वैल्यू को ऑलवेज किस में रखते हैं? अंश में रखते हैं। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे सर? जरा ध्यान से देखो, इसको अब हम लिख देंगे सर dx बटा a माइनस एक्स बराबर k इंटू डी टी। देख लो, एक बार पीछे करके देख लो, हमने क्या किया सर? a माइनस एक्स को इस तरफ ले आया, dt को उस तरफ लेकर चला गया। अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे। दोनों तरफ क्या करने पर? समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन जिसको आप कहते हैं, इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? log x। अगर बेस e है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ln x। तो e बेस में अभी कैलकुलेशन होना है केमिस्ट्री के अंदर, नेचुरल है सब कुछ, तो इसको हम लिखेंगे ln a माइनस एक्स। अब x के गुणज से भाग भी देते हैं ना सर, x का गुणज क्या है? -1 बराबर k इंटू डी टी। भाई डी टी का क्या आ जाएगा? t आ जाएगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x प्लस c। अब यहाँ पर चूंकि लेफ्ट साइड में ln लगा है तो राइट साइड में भी हम क्या लगा लेते हैं? ln c। हालांकि आप c भी लिखिए, वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, वैल्यू सेम आएगा, वैल्यू में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एक बार इसको हम लोग पहले मैथमेटिकल रूप से सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए, अब ln c हो गया, इसको लिख सकते हैं माइनस ln a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस ln c, और इसे क्या कर लेते हैं सर? समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। अब ना ln c ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? प्रारंभ से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? प्रारंभ से। प्रारंभ में t का वैल्यू क्या है? 0 है। देखो प्रारंभ में जो टाइम है आपका, वो टाइम क्या है? 0 है, और उस समय x का वैल्यू भी क्या है? 0 है। उत्पाद कुछ बना नहीं है, तो t भी 0 और x भी 0, इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस ln a माइनस 0, a माइनस एक्स मतलब a माइनस 0 बराबर k गुना 0 प्लस क्या? ln c। सो फाइनली माइनस ln a इज इक्वल टू 0 प्लस ln c, यानी ln c। तो ln c का प्रॉपर वैल्यू कितना आ गया? ln c का वैल्यू आ गया माइनस ln a, यानी अब हम क्या करेंगे? ln c का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। रख दें ln c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में इस वैल्यू को हम रखें सर, तो देखिए माइनस ln a माइनस एक्स बराबर के टी, और ln c ये प्लस में है, ये माइनस में है, सो माइनस ln a। उस तरफ माइनस में है, इस तरफ आ जाएगा, सो प्लस में हो जाएगा। सबसे पहले उसी को लिखते हैं, ln a माइनस एक्स बराबर क्या? के टी। अब फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं? ln a बटा a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? के टी। अब देखो सर, दोनों में लॉग में और ln में रिलेशन जो बतलाया गया, उसमें आपको कहा गया था ln x बराबर 2.303 log x, यही बोला गया था ना। सो फाइनली लिख सकते हैं 2.303 log a बटा a माइनस एक्स बराबर क्या? के टी। बराबर क्या? के टी। सो फाइनली k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a बटे a माइनस एक्स। ये फाइनल डेरिवेशन हो गया किसका? प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का। बहुत बार ये ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, और मैं एक दूसरा टर्म लिखता हूँ, k बराबर 2.303 बाई टी लॉग एन नोट बटा क्या? n। समझिए एन नोट बटा n क्यों लिखा हुआ मिलता है, या फिर है क्या? देखिए वो ना शुरू में ही क्या करेगा? मान लेगा प्रारंभिक मात्रा a के जगह क्या? n नोट, और बचा हुआ मात्रा n a माइनस एक्स के जगह पर क्या? n। समझ में आ रही बात है? और कुछ नहीं है। अब ऐसा मान लेंगे, तब हम कैसा लिखेंगे?
ये वाला लिखेंगे, ऑप्शनल है, और नहीं तो फिर जैसे आप प्राप्त किए हैं ये प्राप्त करना आपके लिए मैथमेटिकल रूप से आसान है, तो आप ऐसा ही हमेशा प्राप्त करने का पूरा प्रयास करिए। नोट कर लीजिए अभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला प्रश्न है आपका नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। दोनों रिएक्शन के अंदर हमें अंतर लिखने हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया में और शून्य कोटि अभिक्रिया में। तो एक बात तो आप लिखिए ही लिखिए, खुद से लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि शून्य कोटि अभिक्रिया एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। ये आप एवरी अंतर वाले, सभी अंतर वाले प्रश्न में ऐसा जरूर लिखा करिए। और एक तरफ लिख दीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब इस दोनों के बीच के डिफरेंस को हमें समझना है, दोनों के बीच के अंतर को लिखना है कि इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस होने वाले। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लिखते हैं, इसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी फाइनली हम लिख लेंगे R = K × C⁻0। अब आपको पता है कि सांद्रता कुछ भी हो तो उसका परिणाम एक ही होगा जब पावर 0 हो जाए। तो इसलिए पहला अंतर आ गया कि इसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसमें होगा इसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है। R = K × C⁻1। अब पावर 1 है तो C का वैल्यू बदलेगा तो R का वैल्यू बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान, संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान इसका वेग स्थिर रहता है। इसका वेग स्थिर रहता है, यानी शुरू में जिस स्थिति से अभिक्रिया का वेग चलता रहेगा उसी स्थिति से अंतिम तक रहेगा, बीच में कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ ऐसा जैसे ये x पोल है, ये y पोल है, इस पर हम रेट लेते हैं और इस पर टाइम लेते हैं। मानिए शुरू में अगर रेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ऐसे ही चलते रहेगा। देखिए टाइम फ्रेम बढ़ रहा है, टाइम फ्रेम बढ़ रहा है, लेकिन क्या रेट फ्रेम बढ़ा? नहीं, रेट कांस्टेंट है। तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ये कांस्टेंट ग्राफ कहलाएगा इसका। तो इसका dx/dt जो है ना, dx/dt जिसको आप क्या कहते हैं, r कहते हैं, वो क्या है? k है। k मतलब कांस्टेंट है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है सर। इसमें क्या है? इसका वेग परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है, बदलते रहता है। क्यों बदलते रहता है? शुरू में ना अभिकारक का सांद्रता महत्तम होता है, लेकिन जैसे जैसे उत्पाद बनते जाता है तो अभिकारक का सांद्रता घटते चला जाता है, तो वेग भी घटते चला जाएगा। इसका टाइम फ्रेम के साथ रेट रिड्यूस होगा, टाइम बढ़ेगा तो रेट घटेगा। बिल्कुल ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक k = x/t होता है। ऐसा शून्य कोटि में है।
जबकि प्रथम कोटि में आएंगे तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स होता है ना। इस सिचुएशंस में ये चलता रहेगा। तो ये 3 डिफरेंट आए, क्या 3 ही डिफरेंट है? अरे नहीं भाई, बड़ा पड़ा है, बहुत सारे डिफरेंट हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, और छोटा करने के बाद फिर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग टू वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर लिख दिए। यहाँ पर इसको भी हम छोटा करेंगे, कुछ स्पेस बनाएंगे, ठीक है, और स्पेस बनाने के बाद इसको भी हम लिखेंगे। 3 अंतर तो हो गया। चलिए चौथा अंतर की ओर चलते हैं। चौथा क्या है? चौथा, इसका अर्ध जीवन काल, इसका अर्ध जीवन काल टी हाफ बराबर a बटा 2 के होता है, a बटा 2 के होता है। तो उसका भी कुछ ना कुछ अर्ध जीवन काल होगा, इसमें लिख देंगे इसका अर्ध जीवन काल, इसका अर्ध जीवन काल टी हाफ बराबर 0.693 बटा के होता है। अब दोनों में एक चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा, 5वां अंतर में वो बातें आपको स्पष्ट भी हो जाएगा। देखिए, इसका जो अर्ध जीवन काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, लेकिन इसका अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लिख देंगे इसका अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि इसमें लिख देंगे इसका अर्ध जीवन काल, इसका अर्ध जीवन काल प्रारंभिक सांद्रता पर, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है ना। छठा पॉइंट में इसके वेग स्थिरांक का मात्रक लिख लेते हैं। इसके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है भाई? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। इसके वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। येलो के अंदर लिखा हुआ है, इसमें आ जाइए। जबकि इसके वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड होता है। अच्छा, प्रति सेकंड के टाइम फ्रेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। प्रति सेकंड के जगह प्रति मिनट होता है, प्रति दिन होता है, प्रति घंटा होता है, प्रति वर्ष होता है, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आज का क्लास, आज का लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आवश्यक है, दूसरा इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स निकल के आते हैं। इस व्यू से ये दोनों बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त।